दोस्तों, आप सभी लोगों का directstudy.com पे मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, बताना चाहता हूं, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग ने प्लान किया है। कुछ स्टूडेंट का सजेशन था कि सर ये जो प्रकाश एवं प्रकाशिकी है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 सर आपने लाया, ये अच्छी बात है। लेकिन सर ये पार्ट 1 पार्ट 2 का आप थ्योरी भी करा दें। कहने का मतलब है कि जैसे ही स्टूडेंट का कहना है कि चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके जितने भी थ्योरी रहते हैं दिए हुए चैप्टर के एंड में हर एक क्वेश्चन का, उसका आप थ्योरी भी सर खुद से करा दे, क्योंकि आसकत होती है बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने में। मैं पीडीएफ तो टेलीग्राम में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन आप लोग कर लीजिए। और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ ये पीडीएफ पूरा अपलोड कर दूंगा, जिसमें क्या है, प्रकाश एवं प्रकाश की जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद उसका फुल क्वेश्चन और साथ में जो उसका सॉल्यूशन है वो आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। टेलीग्राम पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर वहाँ से अवेल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि सर आप खुद से भी पीडीएफ को कर दीजिए एक बार अच्छे से। तो जैसा कि मैंने कहा, टेलीग्राम पे आप मिल सकता है, directstudy.com टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर। लोगो ऐसा मिलेगा आपको लगा हुआ। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम जैसा कि मैंने बोला आपको रोहित कुमार हुआ, और आज से नहीं दोस्त, 2009 से मैं टीचिंग करा हूँ, यानी 15 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में आज हूँ, तो मुझे अच्छे खासा एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे जॉब लिया है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। साथ में यदि बात करूँ मैं दोस्त, तो मेरे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, ढेर सारे स्टूडेंट, 100+ स्टूडेंट। तो मुझे ये भी आइडिया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे बच्चों को मैंने पढ़ाया और कैसे उन्होंने जॉब लिया, तो मैं अब अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ये चैप्टर है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। 2 वीडियो के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन है जो प्रकाश एवं वेव्स एंड ऑप्टिक्स का है कि आपको, ठीक है, ये सारे चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। ये क्वेश्चन जैसे कि पहला वीडियो में 41 क्वेश्चन मैंने कराया था, उसके बाद मॉडल क्वेश्चन कराया था। सेकेंड वीडियो में इसमें थे 50 क्वेश्चन, देखिए, तो ये 50 क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इसके सॉल्यूशन की बात रही, जैसे ये कुछ आंसर दिया गया है, ये पीडीएफ अपलोड है ऑलरेडी, मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा चैप्टर वाइज। टेलीग्राम में डल चुका है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए धीरे धीरे हर एक चैप्टर के हर एक प्रश्न को, सॉल्यूशन को देखते हैं, अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये जो मेरा मेहनत है रंग लाएगी, एक सीट आपको दिला के जाएगी, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे और अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ से आपके माइंड में क्या रहेगा कि प्रकाश तरंगे क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है और साथ में अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है। देखिए, एक ऐसे तरंग चलती है और एक तरंग ऐसे ऐसे चलती है। बात समझ में आ रही है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके बढ़ती है। तो देखिए, धड़कन हमारा कैसे चलता है, आगे पीछे होता है, तो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य जब भी होगा तो ऐसे आगे पीछे चलेगा, आगे फिर पीछे आगे पीछे करके बढ़ेगा, तो उसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं। अनुप्रस्थ ये होती है जिसमें ऐसे 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 ऊपर नीचे वेव बने, उसे अनुप्रस्थ होती है। तो ये बात याद रहेगा, प्रकाश 2 तरह की है। क्या क्या है, विद्युत चुंबकीय भी है, अनुप्रस्थ भी है, 2 बातें याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ गुण जान लीजिए। सबसे पहले आवेश की बात करें तो शून्य होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के जो गुण है उसमें आवेश कितना होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग पे 0 आवेश होता है। नेक्स्ट है वेग, प्रकाश के वेग के समान चलती है। प्रकाश जो निर्वात में चलती है, निर्वात कहने का मतलब जहाँ हवा भी नहीं है, वहाँ प्रकाश जिस तेज से चलती है उसी तेज से विद्युत चुंबकीय तरंग भी चलती है। 2 बातें याद रहेगा। लंबवत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा होती है। 3 तरह का है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से विचलित नहीं होती है। क्या क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विचलित नहीं होती है, यानी कि ये जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र अगर बन रही हो उससे कोई भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होती है। माइंड में रहेगा इतना। नेक्स्ट है कि जिस तरंगों में कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा की गति समानांतर होती है, अर्थात माध्यम के विस्थापन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में तरंग गति कर रही है, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। मतलब समझ गए मैंने क्या बोला, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, ऐसा हो, वही तो कह रहा है, समानांतर होती है। कण की गति और ऊर्जा की गति समांतर चलती है, आगे पीछे होती है। जैसे ध्वनि की तरंग और प्रेशर वेव और ध्वनि की तरंग, ये दोनों क्या है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि को हमेशा याद रखिए, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, आगे पीछे करके चलती है।
ध्वनि ऐसे नहीं चलती है, ये माइंड सेट लगा लीजिए। ध्वनि आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे करके चलती है। जब कणों की गति, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मेरे आंखों को चुभ रहे, मैं थोड़ा लाइट कम करने वाला हूँ, एक सेकंड मुझे दे। अब ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट चल रहा था कंप्यूटर स्क्रीन पे। कह रहे हैं जब कणों की गति ऊर्जा की गति के समकोण, गौर से सुनिए, समकोण या लंबवत होती है तो उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जिसको प्रकाश तरंग बोलते हैं। ऐसे गति होती है कण की, और तरंग की गति ऊपर नीचे होती है, 90 डिग्री हर जगह बनती है। ये जो है ना 90 डिग्री बनती है प्रकाश तरंग। ध्वनि में और प्रकाश में ये अंतर समझ लीजिएगा। जल तरंग गौर से सुनिएगा, जल तरंग अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों गतियों के संयोजन होती है। पानी में जब आप कंकड़ डालते हैं तो आप देखते होंगे यहाँ कंकड़ गया तो ऐसे 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 रिंग आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर एक पतला लाइन को आप देखिए, इतना पतला में से ले लीजिए तो आपको क्या दिखेगा पता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ पानी आपको दिखेगा। तो क्या है, पानी में जल में तरंग दोनों रहता है, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ दोनों, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के संलयन से निर्मित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या क्या है? विद्युत है और चुंबकत्व का गुण है, दोनों के कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। प्रकाश तरंग में क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है, क्योंकि प्रकाश तरंग में दोनों चीज़ है, तरंग भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण कैसे? माइक्रोवेव के अंदर एक्सरे हो गए, रेडियो तरंग हो गए, पराबैंगनी तरंग हो गए, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। माइंड को लगाइए, याद करिए। ये प्लेटफॉर्म कोचिंग का आप पढ़ रहे हैं, ये रिजल्ट देती है। आपको इस किताब के बारे में नहीं पता है तो आप जानिए, हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करेगा एग्जाम में, हल्के में प्लीज़ मत लीजिएगा, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आपको। मैं इतना मेहनत कभी नहीं करता, क्वेश्चन करा दिया आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैं थ्योरी भी आपके सामने ला के रख रहा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट का आस्कत होता है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, सोचेंगे हो जाएगा। नहीं, थ्योरी में देखिए एक एक क्वेश्चन का कितना थ्योरी चल रहा है। तो एग्ज़ाम निकालनी है तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ, यू मस्ट बी गिव योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है, वरना मैं अकेले मेहनत करके कुछ भी नहीं कर लूँगा, आपको भी साथ देना है। ओके, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं प्यार से आपको एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जॉब कैसे मिलती है। आइए, यांत्रिक तरंगों के प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, यांत्रिक तरंग माइंड में बैठा लीजिए, उसको माध्यम मिलना चाहिए, तब ये वो गमन करेगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के गौर से सुनिएगा, परिक्षेपण में बैगनी रंग अधिक विचलित होता है। प्रिज्म, गौर से सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखिए, उतना देर से हम एक ही नंबर क्वेश्चन का सिर्फ डिटेल पढ़ रहे थे, अभी हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे अब आए हैं इतना देर बाद। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण जब होती है तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। कहा जा रहा है प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिवेशन में लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। अगर सपोज आप प्रिज्म को देखें, अगर यहाँ से श्वेत प्रकाश आया तो सबसे ऊपर लाल चला जाएगा और सबसे नीचे चला जाएगा आपका बैगनी, नीला बैगनी जो कह सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं आपको एग्जाम्पल में, ऊपर में रेड है, सबसे नीचे वायलट है, इंडिगो है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है। इसमें वाइट कहीं नहीं दिखेगा, ब्लैक क्या बोला जाए, ब्लैक नहीं दिखेगा, ये ब्लू है, यहाँ लिखा गया, ब्लैक नहीं है ये। आँखों के बारे में समझ लीजिए, नेत्रदान में दाता जो होती है, जो देने वाला होता है, आँख के कॉर्निया हिस्सा देती है। कौन सा देती है? कॉर्निया हिस्से को देती है आँख में जब भी प्रत्यारोपित किया जाता है। कहाँ है कॉर्निया? देखिए ज़रा, ये जो आगे वाली ये पोर्शन देख रहे हैं, यही कॉर्निया है, ठीक है। आंखों का यहाँ पार्ट्स है, आप इसे पॉज कीजिए और सारे पार्ट्स को देखिए कहाँ क्या चीज़ है। रेटिना कहाँ है, क्या है, उतना अच्छा यहाँ क्लियर नहीं है, नेट से निकाल के और भी क्लियर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। आइए अब इसके डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कॉर्निया, यह आँख के अग्रभाग, गौर से सुनिए कहाँ होता है, अग्रभाग को ढकने वाली पारदर्शी गोलाकार झिल्ली है। आँखों के सबसे आगे होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार जा सकती है, आँख को ढकने का काम करती है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है, आँखों को ढकने वाली कौन है? तो आँखों को ढकने वाली क्या है? मेढक मेरे को डरा दिया, सॉरी। आँखों को ढकने वाली क्या है? तो कॉर्निया है, ठीक है। आँख को अग्रभाग को ढकने वाली जो है पार्ट है जो पारदर्शी होता है ताकि हम प्रकाश आ सके, तो कॉर्निया। यही दिया जाता है दान में, किसी को नेत्र दान होती है तो यही आँख में से निकाल के दूसरे को लगाया जाता है। नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस या कॉर्निया और लेंस के बीच का रंगीन डायफ्राम होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच का क्या है? रंगीन डायफ्राम है। आइए इसको देखते हैं।
कहीं दिख रहा है आपको आइरिस? आप यहाँ देखिए आइरिस लिखा गया है। आइरिस कहाँ गया हुआ है? देखिए आपको मैं एरो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आइरिस आया हुआ है। ये लेंस पर मेरा चला गया, थोड़ा पीछे ही रहेगा। बात समझ में आया? यहाँ पे है आइरिस। ये रंगीन होता है, जब आप इसको देखेंगे तो क्या है, रंगीन डायफ्राम होता है, ये माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है पुतली। यह परितारिका के छोटा सा छेद है। पुतली जो होती है बहुत छोटा सा क्या है, एक छिद्र होता है जो आंखों में प्रकाश को जाने देता है, उसको पुतली के नाम से जानते हैं। यह परितारिका के छोटा सा छेद है। नेक्स्ट आइए, रेटिना। रेटिना आंख में पिछली सतह है जहाँ पे क्या बनती है, कोई भी पिक्चर बनती है, वो भी उल्टा पिक्चर बनती है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक पिक्चर बनती है, उल्टा बनती है, ये सब चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ब्लाइंड स्पॉट। क्या है? ब्लाइंड स्पॉट। यह वह बिंदु है जहाँ ऑप्टिक तंत्रिका आँख से निकलती है। इस बिंदु पर गौर से सुनिएगा, बनी छवि मस्तिष्क में नहीं भेजी जाती है। फिर से सुनिए, यह वह बिंदु है जहाँ ऑप्टिक तंत्रिका तंत्र आँख से निकलती है। इस बिंदु पर बनी छवि मस्तिष्क में नहीं भेजी जाती है। कॉर्निया का नेत्रदान। गौर से सुनिए, कॉर्निया नेत्रदान में आइरिस प्रकाश की मात्रात्मक यांत्रक में तथा रेटिना नेत्र के रेटिना प्रतिबिंब का निर्माण होता है। फिर से सुन लिया, कॉर्निया का नेत्रदान में दिया जाता है। आइरिस प्रकाश के मात्रात्मक नियंत्रण में काम आता है, यानी कि आइरिस जो है कितना मात्रा में प्रकाश जाएगी आंखों के अंदर, उसका नियंत्रण करता है। और नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अंडरस्टैंड हो गया इतनी बात? तो जी सर अच्छे से हो गया। यहाँ तक 3 क्वेश्चन मात्र अभी दोस्त हुआ है और इतनी सारी बातों आपने सीख लिया। नेक्स्ट है मायोपिया। कहा जाता है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति, मायोपिया से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि ये बंदा जो होगा वो पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है क्योंकि मायोपिया है उसको, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। क्या है? वो स्पष्ट से नहीं देख सकता है। आगे कहा जा रहा है, इस दोष वाले व्यक्ति का दूरबीन अनंत से अधिक निकट होता है। अनंत से अधिक निकट होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, कुछ ही मीटर तक वो देख सकता है, उसके आगे वो नहीं देख सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल आई इंस्टीट्यूट के अनुसार निकट दृष्टि दोष आमतौर पर 6 से 14 साल की उम्र के बीच शुरू होता है। कब होता है? 6 से 14 साल की उम्र के बीच शुरू होता है और 20 साल की उम्र तक बेहतर हो जाता है, जब यह अक्सर कम हो जाता है। निकट दृष्टि दोष के लक्षणों में यह शामिल हो सकते हैं, दूर की वस्तु धुंधली दिखाई दे सकता है जब निकट दृष्टि दोष होगा आपको, तो सिर दर्द कर सकता है, आंख पर जोर देगा। पढ़ने में भली आप पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष, लेकिन असल में क्या है, आपको दूर का नहीं दिखेगा। दोष भली है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया है, लेकिन हाइपर मायोपिया का मतलब कंडीशन हो रहा होता है। आगे सुनिए, निकट दृष्टि दोष एक शारीरिक समस्या है जो नेत्रगोलक के बहुत लंबे होने के कारण हो जाता है। नेत्रगोलक लंबा हो गया, देखिए कितना बाहर निकल गया है, के कारण उत्पन्न होता है, जो प्रकाश को सीधे रेटिना आँख के पीछे की स्क्रीन जो है रेटिना पर, रेटिना को स्क्रीन भी बोला जाता है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है, पर केंद्रित नहीं होने देता है। ठीक है, पहले ही हो जाता है। ये है यहाँ पे इसका जहाँ वो होना है, ये पहले ही कट गया क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया साइज। निकट दृष्टि दोष में पहले कट जाता है, दूर दृष्टि दोष में दूर जाके कटता है, यानी रेटिना के पीछे जाके कट रहा होता है। अब यही यहाँ पे बात लिखा गया, देखिए, निकट दृष्टि दोष कॉर्निया यानी आँख के सामने की स्पष्ट परत के कारण भी हो सकता है, जिसका आकार सही नहीं है। नेक्स्ट है, गौर से सुनिएगा कि दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि अच्छी एवं निकट दृष्टि दोष स्पष्ट होती है, अस्पष्ट होती है। क्लियर हो गया? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर तो अच्छा दिखता है लेकिन निकटे नहीं दिखता है उसमें। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए गौर से सुनिएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दूर दृष्टि में अवतल लेंस हो रहा है तो निकट दृष्टि में क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, लाजमी हो गया ना। एक और बीमारी है अबिंदुकता, जिसमें क्षैतिज दृष्टि और ऊर्ध्वाधर दृष्टि में स्पष्ट नहीं हो पाता है। मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसे लाइन खींच दीजिए और उस बंदा को कहिए ना कि ये जो बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है ना, यहाँ पे उसको कहिए रखने के लिए पेन। वो कहाँ रखेगा पता है? वो यहाँ रखेगा बीच में, उसको ये वाला पोर्शन बीच में दिखेगा, इन चीज़ों के बीच में। उसको फोकस नहीं कर पाएगा कहाँ रखूँ, कभी रख देगा शायद गलती से, लेकिन वो रख नहीं पाएगा। तो एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूर दृष्टि दोष में कौन सा अवतल लेंस प्रयोग होता है। अच्छा, ये है उत्तल और ये है अवतल, ये अवतल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है।
बात समझ में आया? माइंड में रहेगा इतनी बात। निकट दृष्टि दोष में इसका ट्रिक है याद रखने का। जैसे देखिए, जब इस शेप को आप बनाते हैं तो ऊपर भी निकट है, दोनों डंडा इधर वाला नीचे भी आके निकट हो जाता है, तो यहाँ भी निकट, यहाँ भी निकट। तो निकट दृष्टि दोष में ऐसा वाला दर्पण, तो ये कौन सा है, उठा हुआ है ना सरफेस, तो उत्तल लेंस है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में एक ही जगह चिपक रहा होता है। जब आप इस दर्पण को बनाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ फैला हुआ है, बीच में सिर्फ चिपका हुआ है, तो ये नहीं होगा। ये हो गया आपका क्या, उत्तल, माफ़ी चाहते हैं, अवतल हो गया। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना, दूरदृष्टि दोष में देखिए यहाँ दूर है, यहाँ भी दूर है, तो ये दर्पण लगेगा। और निकट दृष्टि दोष में ये दर्पण लगेगा, यहाँ निकट है और यहाँ भी निकट है। कुछ भी माइंड लगाइए, बट याद रखना होगा आपको। अब निकट दृष्टि दोष में हमेशा हमको याद रहता है कि यहाँ भी देखिए नज़दीक है, यहाँ भी नज़दीक है, यहाँ दूर है, डिस्टेंस है, यहाँ भी दूर है। तो दूर दृष्टि दोष में ये वाला, निकट दृष्टि में है। नाम जानिए तो उत्तल लेंस निकट में और अवतल लेंस दूर में। चलिए, अब ज़्यादा इससे ज़्यादा ट्रिक क्या दूँ, याद रहेगा आपको, मुझे पता है। अभिमुखता में क्षैतिज दृष्टि नहीं देख पाती है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर नहीं देख पाती है। कहता है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसा होता है लेंस, अब इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा छोटा ही में ऐसे रहता है, मोटा एकदम रहता है उसका। मेरा एक स्टूडेंट था ऐसा, इसलिए मैं पहली बार उसी को देखा था। बहुत मोटा उसका शीशा रहता है, बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष, ये भी एक नया बीमारी है। निकट एवं दूर दोनों प्रभावित हो जाता है। जरा दृष्टि दोष एजेड व्यक्ति को ज़्यादातर होता है, तो उसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा एक शीशा होता है और शीशा में ऐसे नीचे रहेगा लगा हुआ, या ऐसे आधा आधा रहेगा, या ऊपर ऐसे कभी रहेगा। ऊपर कम रहता है, मेनली ऐसा आपको शीशा देखने को मिलेगा, ऐसा शीशा रहेगा, नीचे में ऐसे रहेगा बना हुआ। यहाँ पे एक दर्पण होता है, एक लेंस होता है, ऊपर में एक लेंस होता है। दूर देखने के लिए यहाँ से लोग देखता है, और बगल में नीचे देखने के लिए यहाँ देखता है, ताकि अच्छे से व्यू मिलता रहे। ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स वगैरह खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या करिएगा, सबसे पहले कैसे देखिएगा, क्वेश्चन को आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे डाला हुआ है, और ये वाला निकाल कर अच्छे से सोल्यूशन को मिलाकर आप वहाँ से अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करिएगा। कुछ न्यूमेरिकल भी मैं ऐसे बता देता हूँ, जब वो पढ़ाते रहता हूँ, क्या बोलता है क्वेश्चन उस समय। बहुत सारा न्यूमेरिकल मैं इसलिए भी छोड़ देता हूँ क्योंकि वो 12th लेवल का, हाई लेवल का है, और उसके लिए बहुत बेसिक थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। 2-3 क्लास हमको थ्योरी देंगे, फिर जाके वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर जाके बनेगा। इसलिए मैं उसको थोड़ा स्किप भी कर देता हूँ। और आप भी करके चले, अगर आपने 12th अच्छे से नहीं पढ़ा। हाँ, जिन लोग का 12th अच्छा है वो इन चीज़ों को अच्छे से एकदम दिल पर ले। ये सब न्यूमेरिकल है, आगे आइए। एक चीज़ यहाँ पे जानिए, कह रहा है प्रकाश की ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा दर्शाया जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको स्टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश का ध्रुवीकरण जो होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अनुप्रस्थ तरंगों के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि बेप्रकाश तरंगे जो केवल एक ही तल में चलते हैं, बेप्रकाश तरंगे जो केवल एक ही तल में चलते हैं, क्या कहलाते हैं, पढ़िए जरा, ध्रुवीकृत प्रकाश कहलाते हैं। कौन सा कहलाते हैं, ध्रुवीकृत प्रकाश कहलाते हैं। इसमें से ये सब न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ उसमें, और कुछ छोड़ा वो छोड़ दिया हूँ, आप उसको खुद से देखने का प्रयत्न करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 नंबर में, कि समय परिवर्तित क्षेत्र में ये जो लिखा हुआ है वेलोसिटी इंटू जे प्लस, यहाँ पे दिया गया है P/T = 0, मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। ये जो दिया गया है मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा है वो यहाँ से देखते हैं। पहले इस पॉइंट को देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अवकल रूप यानी डिफरेंटियल फॉर्म, फिर का समाकलन रूप यानी इंटीग्रल फॉर्म, और समीकरण का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये चारों जो है मैक्सवेल का है, और ये चार में से कोई होगा तो आप टिक मारेंगे, हमेशा ये छांटने के लिए रहता है दिया हुआ। पहला कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। दूसरा नंबर में है एम्पियर का परिपथीय नियम। नेक्स्ट है गॉस का नियम, गॉस का नियम एग्जाम में आया हुआ है कई बार, ये 3 नंबर वाला। नेक्स्ट है चुंबकीय स्थैतिक क्षेत्र का गॉस का समीकरण, ठीक है, सिंपली गॉस का अलग है, चुंबकीय स्थैतिक क्षेत्र का गॉस का नियम अलग है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला है, जो कि ये सारे चारों फार्मूला क्या है, इंटर का है। 2 कैंडेला का समाहित स्रोत जिसका प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह 8 पाई ल्यूमेन है। ल्यूमेन के बराबर में कहा जाता है कैंडेला का शक्ति। ल्यूमेन बराबर क्या होता है,
मैं बॉक्स एक सेकेंड रुक जाइए, मैं बॉक्स अच्छे से करने का कोशिश करता हूँ। फिर से गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा ऊपर से, हाँ अब ठीक है। ल्यूमेन बराबर होता है कैंडल शक्ति का स्रोत और गुना ठोस कोण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ल्यूमेन बराबर सीपी, जिसको कैंडेला पावर बोलते हैं, इंटू क्यू ओम। एक कैंडेला शक्ति के स्रोत को उत्सर्जित कुल फ्लक्स 4 ओम ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन बराबर 2 × 4 पाई यानी कि 8 ल्यूमेन आंसर आता है। इसका क्वेश्चन आप देख लीजिए और इस चीज़ को मिला के आप समझ लिए, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आइए अब इस थ्योरी को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन उपकरणों में इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने के लिए अशुद्धि अंतः निक्षेपण तकनीक प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इलेक्ट्रॉन होल युक्त पैदा करने के लिए, गौर से सुनिए क्या होता है, निम्न तकनीक का उपयोग करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करना है तो आप सबसे पहले करेंगे तापीय उद्दीपन एवं नेक्स्ट है क्या, प्रभावी आयनीकरण। दो प्रकार से आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल युग्म, तापीय उद्दीपन एवं प्रभावी आयनीकरण। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। होल एक विद्युत आवेश वाहक है जिसमें धनात्मक आवेश होता है जो परिणाम में बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश की ध्रुवता के विपरीत भी होता है, यानी प्लस हो जाता है। होल किसी परमाणु में किसी विशेष स्थान पर इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति है। ओके, यद्यपि यह इलेक्ट्रॉन के समान एक भौतिक कण नहीं है, ध्यान रखिएगा। होल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के समान एक भौतिक कण नहीं है, लेकिन अर्धचालक सामग्री में एक होल को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में पारित किया जा सकता है। किसी भी अर्धचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आवेश वाहक होते हैं। होल के प्रवाह की दिशा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। ये सब माइंड में रखनी है बातें छोटी छोटी। इन प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जबकि पी प्रकार के अर्धचालकों में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बैकग्राउंड से नुआया जा सकता है, फिर बच्चा क्या है सीटी वगैरह कुछ बजाता है, पता नहीं क्या खरीद के लाए हुए, डिस्टर्ब करता है, मैं क्या करूँ। यहाँ पे आइए, न्यूमेरिकल है फिर भी थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, महत्तम आयाम तब उत्पन्न होता है। महत्तम आयाम तब उत्पन्न होता है जब दोनों तरंग एक फेज यानी कला में होते हैं। महत्तम आयाम आई मैक्स बराबर होता है A1 + A2, दोनों ऐड हो जाते हैं। न्यूनतम आयाम तब उत्पन्न होता है जब दो तरंग विपरीत फेज कला में होते हैं। न्यूनतम आयाम आई मिनिमम बराबर होता है A1 - A2 होता है। सर्वोच्च एवं न्यूनतम आयामों का अगर अंतर देखा जाए तो दोनों को आपको माइनस करना होगा, तो 2A2 आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा आपका। यहाँ मिस्टेक दिया गया है, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए, गलत दिया गया है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले तो आप देखेंगे ये प्लस में है और इसके आगे ऐसे माइनस लगेगा और फिर ये पोर्शन लिखा जाएगा। आप खुद सोचिए तो ये प्लस में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, प्लस आ जाएगा, फिर ये और ये कट जाएगा और आपका 2A2 आ जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक पकड़ा गया, मेरा नज़र पड़ गया, वरना ये छूट जाता। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से मैंने समझाने का प्रयत्न किया। आइए अब 14 नंबर को समझाने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन आपको दिखेगा, मैं पढ़ के अच्छे से समझाता हूँ। कह रहा है सबसे पहले कि एक स्वचित्र की भुजा के मध्य कालांतर पाई होता है, ये चीज़ आपको जानना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ट्यूनिंग कोर, गौर से सुनिए, फोर्क एक छोटा स्टील उपकरण है जिसका उपयोग निश्चित संगीत में पिच का स्वर उत्पन्न करने के लिए किसी चीज़ से टकराकर वाद्य यंत्र को ट्यून करने के लिए किया जाता है। ट्यूनिंग फोर्क को कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे कांटा के, यहाँ देखिए, जिससे कांटा के कांटों की मध्य स्थिति के बारे में इधर उधर की गति शामिल भी होती है। जब ट्यूनिंग फोर्क के कंपन सूल आगे बढ़ते हैं तो यह बाहर की ओर बढ़ते समय सामने के कणों को धक्का और संपीड़ित भी करता है, जिससे उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, जिसे संपीड़ित कहा जाता है। वैज्ञानिक शब्दों में ट्यूनिंग फोर्क के कंपन की गति उसकी आवृत्ति के रूप में जानी जाती है। अब ये बढ़िया लाइन लिखा गया है यहाँ पे, यही तो मैं सोच रहा था। ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क के कंपन की गति की उसकी आवृत्ति के रूप में जाना जाता है, जिसे हर्ट्ज या प्रति सेकेंड कंपन की मापी जाने वाली मात्रा है। जिस तरह से ट्यूनिंग फोर्क का कंपन
आसपास के हवा के साथ संपर्क करता है, उसी के कारण ध्वनि बनती है। नेक्स्ट है ट्यूनिंग फोर्क का आविष्कार 1711 में, आज नहीं बहुत पहले की बात है, 1711 में लंदन में एच परसेल और जीएफ हेंडेल के ट्रम्पेटर और ल्यूटेनिस्ट जॉन शोर ने किया था। यानी कब हुआ था? मेनली यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ये ट्यूनिंग फोर्क का जो आविष्कार है वो 1711 में लंदन में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है जब कोई तरंग का सघन माध्यम से परिवर्तित होती है तो वह कला परिवर्तन पाई कहलाती है। माइंड में रखेंगे कि जब कोई तरंग जो है सघन माध्यम से परिवर्तित होती है तो कला जो परिवर्तन वो पाई होती है। जब कोई प्रकाश अधिक सघन माध्यम से परिवर्तित होता है तो शिखर गर्त के रूप में और गर्त शिखर के रूप में परिवर्तित होते हैं। अर्थात परावर्तित तरंग जो लोग 12th नहीं पढ़े होंगे ना सही से, 11th और 12th यानी इंटर, उन लोग को ये नया एकदम लग रहा होगा, तो आप घबराइएगा नहीं। मैं बार बार ये बोलने का कोशिश करता हूँ कि मैं सिर्फ हल्का आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं आपके लाइफ के साथ कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हर भारी हल्का आपके सामने रख दे रहा हूँ। आप हर चीज़ देख के जाएं, ये आपके लिए बहुत काम आएगी। आप ये नहीं सोचे सिर्फ हल्के हल्के मैं पढ़ लूँगा, भारी भी आप सुने, कल हो के आपको टॉपिक मिल सकता है कभी पढ़ाने को, आप समझे रहेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। उस समय आप यूट्यूब वगैरह का सहारा ले सकते हैं, देख सकते हैं गूगल वगैरह का, बट एक बार सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कोई नहीं जानता एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, हो सके आपको कुछ ऐसा मिल जाए और आपको टिक लग जाए। इसीलिए समझिए सारी बातों को, नई बातों को छोड़ा नहीं जाता, पढ़ा जाता है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो मेरे साथ साथ। फिर से इस बार पढ़ता हूँ। कहा जा रहा है जब कोई प्रकाश अधिक सघन माध्यम से परावर्तित होता है तो शिखर गर्त शिखर के रूप में परिवर्तित होती है। अर्थात परावर्तित तरंग परावर्तन पर 180 चरण परावर्तन या हम चरण से बाहर कह सकते हैं से गुजरती है। जब कोई तरंग सघन माध्यम से परावर्तित होती है तो तरंग अपनी दिशा और आयाम दोनों उलट देती है। ध्यान रखिएगा, निश्चित समय अवधि फेज पाई परिवर्तित होगा। आपके सामने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है, y इक्वल टू दिया गया ए साइन, ब्रैकेट में कुछ दिया गया है, y का मान उसी तरह फिर दिया गया है। निश्चित समय प्रसार y बराबर कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ से, फेज डिफरेंस पाई ही आएगा आंसर। इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा क्वेश्चन के साथ। इस टॉपिक को देखिए, कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाया जाता है प्रकाश के कण स्वभाव द्वारा। ठीक है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की व्याख्या कर सकता है। बताइए, अगर आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे तो कैसे होगा? ये सब तो आसान चीज़ है, बेसिक सा लाइन लिखा गया और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जब एक दो बार सुनेंगे तो ये तो घिस जाएगा ना, एक तो नंबर आपको दिला के जाएगा। और जो लोग ये नहीं पढ़ा रहेगा तो उसका तो एक नंबर गया, तो आप प्लस पॉइंट में चले जाएंगे ना। इसीलिए इन चीज़ों को सुनिए। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत बेसिक सा है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की व्याख्या कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि फोटोन का, गौर से सुनिए, फोटोन का एक क्वांटम धातु की सतह पर आपतित होता है तो फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन नाभिक के संपर्क को तोड़ देती है और इस प्रकार धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है। फोटोन का प्रभाव यहाँ समझा रहा है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए इलेक्ट्रॉन नाभिक अंतःक्रिया को तोड़ने के लिए ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है, ऊर्जा आवश्यक होती है। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव तभी तक संभव है जब फोटोन की ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन से अधिक हो। जिस चीज़ को आपको तोड़ना है उससे ज़्यादा फोटोन का ताकत होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। हम जानते हैं 12 mv² होता है गतिज ऊर्जा, उसी से बना हुआ यह फॉर्मूला है आपका। ये जो आपको ऊपर में देख रहे थे, ये जो ऊपर में दिया गया है, इसे ही बोलते हैं, इसे आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाले जो रंगीन प्रकाश है वो बैगनी है। अपरिवर्तित होने वाला मतलब उसमें परिवर्तन सबसे कम होता है। जब प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से फैलाया जाता है तो बैगनी रंग अधिकतम विचलित दर्शाता है। यानी मैंने अभी फोटो थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि ऐसे प्रिज्म होगा तो यहाँ से प्रकाश आएगा तो यहाँ तो निकल जाएगा आपका रेड, लेकिन सबसे नीचे क्या जाएगा तो बैगनी जाएगा। बैगनी प्रकाश में, गौर से सुनिएगा, बैगनी प्रकाश में माध्यम से गमन करते समय अधिक अपवर्तक सूचकांक और सबसे कम गति होती है। इसका म्यू प्रोपोर्शनल टू 1/λ एवं सी प्रोपोर्शनल टू λ। बैगनी रंग की सबसे
छोटी तरंगदैर्घ्य के कारण, अब देखिए बैगनी का आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य किसकी है, तो आपको बैगनी का कहना पड़ेगा। एक सेकंड दीजिए, मुझे कुछ गलत क्लिक हुआ है। ये मैं लाइन बोल रहा था कि बैगनी जो है इसका सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य है, तो आपसे पूछा जाता है तो आपको वहाँ बोलना पड़ेगा कि बैगनी का क्या है। बैगनी रंग की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य के कारण यह आपतन पर सबसे अधिक झुकता है और जिससे इसका अधिकतम विचलन हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा झुकने के कारण सबसे नीचे चला जाता है। कांच में, गौर से सुनिए, कांच में बैगनी का प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो। कांच में लाल प्रकाश सबसे तेज रहेगा और सबसे कम रहेगा बैगनी का। इस कारण कहा जा रहा है कि बैगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक एवं आवृत्ति न्यूनतम होती है। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार और मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम से कम आया होगा, 50 बार क्वेश्चन आया होगा सारे एग्जाम मिलाकर। जी हाँ, ये 1-2 बार आया होगा नहीं है सब क्वेश्चन। ये जो लाइन है, इस कारण बैगनी प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे सर्वाधिक और लाल प्रकाश के लिए सबसे कम हो जाता है। क्या चीज़ की बात हो रहा है? अपवर्तनांक का। लाल का सबसे कम और कांच का सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य कैसा है? सबसे कम, और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आवृत्ति सबसे ज़्यादा लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम है बैगनी का, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक एवं आवृत्ति न्यूनतम हो जाती है। जैसे ही तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो उसका आवृत्ति एकदम न्यून हो जाएगा, तेज़ी से निकल जाएगा क्योंकि, और जैसे ही तरंगदैर्घ्य कमेगा तो आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी उसकी। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। नीले प्रकाश में क्या होती है दोस्त? तो उच्चतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट कह रहा है, दृश्य प्रकाश के लिए ऊर्जा का आरोही क्रम क्या है? बैगनी, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। क्लियर है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लाल दिखेगा दूर तक और सबसे अच्छा से। लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम और ऊर्जा सबसे कम होती है। फिर से सुनिए, लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम और साथ में ऊर्जा सबसे कम। नेक्स्ट कहा जा रहा है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, आवृत्ति सबसे कम है तो इसका ऊर्जा भी सबसे कम होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए, एक सेकेंड दीजिए, सॉरी, इसीलिए यह सबसे कम बिखरती है और बारिश, कोहरे या धूल के माध्यम से लंबी दूरी तय कर सकती है। यहाँ से सीक्वेंस समझ सकते हैं, आपको समझने का बहुत अच्छा तरीका दिया गया है। रेडियो जो तरंग होती है वो कैसे है, उसके बाद अगर देखा जाए माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अनविजिबल हो गया, एक्सरे हो गया और गामा रे हो गया। देख सकते हैं यहाँ कितना कंजस्टेड हो गया, यहाँ धीरे 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 फैलाव आ गया। वेवलेंथ इधर ज़्यादा है, शॉर्टर वेवलेंथ है, लो फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए आप समझाने का कोशिश करते हैं। ये जितना ऐसे लंबा होगा और एक होगा ऐसे ऐसे एकदम ऊपर नीचे, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो गया, यहाँ पे वेवलेंथ इस तरफ में जब ऐसा बड़ा वाला रहेगा तो वेवलेंथ लॉन्ग रहेगा और इधर वेवलेंथ कम जाएगा। फ्रीक्वेंसी इधर ज़्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी मतलब छोटा सा जगह में कितना है, तो देखिए 3 लाइन बन गया, लेकिन ये कितना बना, कम बना, तो फ्रीक्वेंसी इधर क्या हो जाता है, इधर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है, इधर कम हो जाता है, तो एनर्जी इधर ज़्यादा होता है, इधर कम होता है। ध्यान रखिएगा, हाई एनर्जी और लो एनर्जी, ये सब चीज़, ये डायग्राम समझिए, सोना है आपके लिए, बहुत सारा इसमें मतलब चीज़ आपको दे गया। एक अथी ये सब न्यूमेरिकल है, इसको बता रखा हूँ कई गो, जो नहीं बता रखा हूँ आप देख लीजिएगा अच्छे से। यदि तरंगदैर्घ्य बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। वाह, कितना बढ़िया है। यदि तरंगदैर्घ्य बैगनी से लाल की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक सबसे पहले बढ़ेगी फिर घट जाएगी। चमक के बारे में कहा जाता है ल्यूमिनिसिटी, मतलब 550 नैनोमीटर, यानी जिसको बोल सकते हैं 550 × 10⁻⁹ मीटर तक पहले बढ़ती है, फिर घटना यानी डिक्रीज प्रारंभ कर देती है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत की चमक ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि स्रोत द्वारा प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होती है। जैसे जैसे प्रकाश स्रोत से फैलता है और अधिक दूर तय करता है, यह एक
बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, जिस प्रकार की तीव्रता और चमक दोनों ही कम हो जाती है। यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो वह घटना प्रायः अपवर्तन या परावर्तन हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश की सीधी रेखा में चलती हुई किरणें निम्नलिखित प्रकाशीय घटना में कुछ स्थिर कोण से मुड़ता है। जैसे परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, विवर्तन, अवरोधी के किनारों से मुड़ जाना, वर्ण विक्षेपण हो सकता है, व्यतिकरण, रंग अधिरोपित होकर कुछ कण से मुड़कर ऊर्जा का पुनः वितरण करती है। विवर्तन की घटना प्रकाश का तरंग गुण है। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वो जो यहाँ पे है सबसे लास्ट में। और ये उल्टी होती है, ध्यान रखिए। मानव में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टी होती है, थोड़ा देर पहले भी बताया था। ऐसा नेत्र लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस के होने के कारण होता है। उत्तल लेंस लगा है ना, आप जब यहाँ देखेंगे तो कहेंगे सर ये तो उत्तल लेंस है, ऐसे में होता है उत्तल उट्ठल होता है, बीच में उठा हुआ है ना, तो उत्तल उट्ठल, अवतल ऐसा होता है, बीच में धंसा हुआ रहता है। ये सब ध्यान रखना है। आँख की पार्ट यहाँ से भी फिर से देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। ऑप्टिक नर्व पीछे है, ये काम का नहीं है आपका। रेटिना इस लाइन को बोला जाता है, ये जो लाइन यहाँ पे है, ठीक है। इसमें विट्रस ह्यूमरस भरा रहता है, एक्वस ह्यूमर यहाँ भरा रहता है, कॉर्निया होता है आगे जो भी पारदर्शी होता है, प्रकाश जा सकता है, आइरिस उसके बाद होता है, लेंस होता है, सिलियरी फाइबर्स होता है, इसी के द्वारा नेत्र का फोकस दूरी कम बेसी होते रहता है। आइए बहुत सारी बात यहाँ पॉइंट दिया गया, इसको समझते हैं। पहला करा है मानव आँख की रेटिना प्रतिबिंब निम्नलिखित बनती है। पहला पॉइंट है इसमें, प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करती है। पहला पॉइंट तो यही है कि कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करी। प्रकाश किरणें कॉर्निया पर और लेंस में, कहाँ पे, लेंस में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय अपरिवर्तित होती है। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश किरणें कॉर्निया पर और लेंस में प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय अपरिवर्तित रहती है, भी ध्यान रखिएगा। वस्तु के ऊपर और नीचे से किरणों के अपवर्तन होने तथा एक स्थान पर पुनः मिलने से रेटिना पर एक उल्टी वास्तविक छवि बन जाती है। रेटिना एक प्रकाश संवेदनशील झिल्ली है, प्रकाश संवेदी झिल्ली है, जिसमें कई प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं भी पाई जाती है। मतलब कई तरह के कोशिकाएं पाया जाता है आपके रेटिना के अंदर। नेक्स्ट है, इसके प्रकाशित होने पर प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और वैद्युत संकेत उत्पन्न कर देती है, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है। ऑप्टिक तंत्रिका इस संकेत को मस्तिष्क तक भेज देती है, जिससे देखने में अनुभूति होती है कि हमको दिख रहा है। आगे कहा जा रहा है, रेटिना पर बनने वाली छवि अस्थायी होती है। अगर अस्थायी होने लगे तो सारी चीज़ एकदम रिकॉर्ड रहेगा, कभी भी चाहेंगे तो उसको प्रिंट कर सकते हैं लैब में। लेंस की शक्ति डायोप्टर से नापी जाती है। पहली पॉइंट याद रखना है, किसी लेंस की शक्ति उसके माध्यम से अपरिवर्तित किरणों के पथ में उत्पन्न विचलन की माप है एक तरह से। इसे P = 1/v बोला जाता है। P फॉर पावर होता है, पावर ऑफ आई होता है, 1/f फोकस का उल्टा के रूप में परिभाषित किया जाता है। जहाँ f फोकल लंबाई है, इसे मीटर में मापा जाता है। अभिसरण लेंस के लिए, गौर से सुनिए, अभिसरण लेंस के लिए शक्ति सकारात्मक है, जबकि अपसारी लेंस के लिए शक्ति नकारात्मक यानी निगेटिव माना जाता है। वह उपकरण जो सीधे लेंस की शक्ति माप सकता है लेसोमीटर कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रहा, ये कम बार एग्जाम में आया लेकिन अब आने लगा है। वह उपकरण जो सीधे लेंस की शक्ति को माप सकता है उसे हमको लेंसोमीटर कहते हैं। तरित से वृक्ष में आग लग जाती है। तरित मतलब बिजली जो गिरता है, क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। बिजली आवेशों, बादलों, हवा एवं जमीन के बीच वातावरण में आवेशों को एक विशाल चिंगारी के रूप में काम करता है। समझ में आ रही है? अगर अच्छा लग रहा है मेरा मेहनत, मैं बार बार बोलूँगा ये लाइन, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। कुछ दोस्त मित्र में ज़रूर वीडियो को शेयर करिए ताकि अपना फैमिली थोड़ा सा बड़ा हो सके। बिजली आवेशों की अत्यधिक ऊष्मा और शॉक तरंगें पौधे की कोशिका और उत्तकों के नुकसान पहुंचा सकती है। इससे उत्तक मुरझा या जल सकते हैं और इससे यह काले परिगलित झुलसे हुए हो सकते हैं। बिजली का एक झंझावात आसपास की हवा को, गौर से सुनिएगा, 30,000 डिग्री सेल्सियस से 54,000 डिग्री
फ़ारेनहाइट तक गर्म कर सकता है। कितना? 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है वो जो बिजली चमकती है उस समय। बिजली डीसी का एक रूप है, लेकिन इसमें बहुत अधिक वोल्टेज और आवेश भी होता है। हर चीज़ जला के ख़त्म कर देता है जहाँ गिरता है। अगर आप इसकी चपेट में आ जाए तो यह घातक हो सकता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। फिर से बोलूँ ये लाइन, आपने ध्यान नहीं दिया। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जाता है प्रकाश, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के आधार पर होता है। कैसे होता है मैं उसको समझाता हूँ। एक पाइप बना, ऐसे 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 मूव करते हुए प्रकाश आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कहा जा रहा है जो इंटरनेट वगैरह हम लोग के घरों में चलती है वो ऑप्टिकल फाइबर पे ही काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर कांच के पतले धागों, ठीक है, धागों रेशों से बना होता है, जिसका उपयोग प्रकाश के रूप में सूचना और डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर में पारंपरिक तांबे के केबलों की तुलना में अधिक बैंडविड्थ होती है। यह 10 Gbps से अधिक गति पहुंच सकते हैं, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर तांबे की तुलना में बहुत अधिक डेटा ले जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे LED बल्ब लगाए हैं। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, आपको जितना लाइट जलेगा वहाँ पे, यहाँ पे आपको निकल जाएगा बाहर लाइट। कुछ और टॉपिक है इसमें ही समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से भी अप्रभावित रहते हैं। ऊर्जा क्षय लगभग नगण्य होता है। ऊर्जा का क्षय तो होता ही नहीं और साथ में कह रहा है कि विद्युत से भी कोई इसको प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्टिकल फाइबर संचारण के कुछ लाभ निम्नलिखित है, जैसे यह कम विगलत अपक्षय करता है, नहीं बर्बाद नहीं करता है किसी भी प्रकाश को। यह पतला और गैर ज्वलनशील है, ना आग लगता है इसमें, बहुत ही पतला होता है। यह किफ़ायती और लगभग प्रभावी भी है। यह कम बिजली की खपत के साथ संचार में उपयोगी है। संचार क्षेत्र में वर्तमान में ऑप्टिकल फाइबर के विभिन्न अनुप्रयोग है, जैसे गौर से सुनिएगा। वॉइस टेलीफोन, वीडियो फोन, संवेदन सेवाएं, डेटा नेटवर्क आदि। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्रूक्स कांच पराबैंगनी किरणों को काट सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूक्स ग्लास में मुख्य रूप से सोडियम ऑक्साइड CiO2, ठीक है, मौजूद होता है, जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणों को तेज़ी से अवशोषित करता है। इसीलिए इसका उपयोग चश्मे के लेंस बनाने में किया जाता है। क्राउन ग्लास सोडा लाइम सिलिका ग्लास होता है। क्राउन ग्लास के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह सोडा लाइम सिलिका ग्लास होता है। क्राउन कांच का उपयोग अक्सर आँखों के चश्मे में लेंस बनाने में भी किया जाता है, क्राउन कांच का प्रयोग। फ्लिंट ग्लास सोडियम, पोटेशियम और सिलिकेट से निर्मित होता है। फ्लिंट ग्लास जो होता है सोडियम, पोटेशियम और सिलिकेट से निर्मित होता है, जिसका उपयोग सांस्कृतिक महत्व के रूप में मूर्ति, वस्तु, महंगे ग्लास, उपकरण, चमकदार सजावटी सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स ग्लास को सोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है। बोरोसिलिकेट, वही तो मैं कहूँ, मैं गलत खुद पढ़ लिया, मैं कन्फ्यूज हो गया। पायरेक्स ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहा जाता है। इसमें रासायनिक स्थायित्व और अधिक तापीय प्रतिरोध शक्ति की कुछ विशेष गुण पाई जाती है। इसकी विशेषता है अति शीतक द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड माना जाता है। इसका जो सूत्र है Na2O CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है बीच में, 6 SiO2 सिलिकल ऑक्साइड। सर्वोत्तम कांच जेना कांच है। सर्वोत्तम कांच जेना कांच को कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक कहा जा रहा है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसरण का कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश कैसे धूलकण के द्वारा जाता है। वातावरण में प्रकाश का प्रसरण तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जिससे काफ़ी इसकी गति बदल जाती है और इसका प्रसार हो जाता है। प्रकाश यानी डिफ्यूजन, प्रसार यानी डिफ्यूजन उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में कम सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर कणों के जाने से होता है। प्रसार होने के लिए एक सांद्रता प्रवणता होनी चाहिए। इस संदर्भ में सांद्रता प्रवणता धूल के कण है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार मुख्य रूप से धूल के कणों और अन्य निलंबित कणों और जल वाष्प के कारण होता है। ये सारी बातें आपको समझ में, मुझे पता है, ईजिली आ रही होगी और आनी भी चाहिए। प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में सर्वप्रथम रैले ने बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार एग्जाम में मैंने अभी तक देखा है, आया हुआ है आपको। दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में सर्वप्रथम रैले ने बताया। नेक्स्ट कर रहा है प्रकाश का परिकीर्णन, एस से डिनोशन करते हैं 1/तरंग दैर्घ्य के पावर 4 के बराबर होता है।
सीवी रमन के अनुसार जल वाष्प एवं धूल कण द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित वायुमंडल में नीले रंग का हो जाता है। ये जो सीवी रमन साहब है इन्होंने बताया जल वाष्प और धूल कण के द्वारा सबसे ज़्यादा नीले रंग का इधर उधर स्कैटरिंग हो जाता है। नेक्स्ट एक और चीज़ जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और यही आप देखते होंगे निर्वात में प्रकाश का भी है। विद्युत चुंबकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच उत्पन्न कंपन यानी ऑक्सीलेशन के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। किसी भी माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रवाह निर्वात में इसकी गति कम गति से होता है। मैक्सवेल ने निष्कर्ष निकाला कि निर्वात के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रसार की गति पूरी तरह से स्थिरांक द्वारा निर्धारित होता है, जिसको म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। यहाँ पे एक फार्मूला निर्मित किया गया है जो कि आप देख सकते हैं, C=1/√अंडर म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट √अंडर वैल्यू डालकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा 7 तक करोड़ होता है, यानी कि कह सकते हैं 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे गैर यांत्रिक तरंग यानी नॉन मैकेनिकल वेव्स है। इस तरंगों को फैलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह आसानी से निर्वात में गुजर सकती है। ये तरंगें विक्षोभ के स्रोत से भी दिशाओं में बाहर की ओर फैल जाती है। रेडियो, गौर से सुनिए, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, गामा किरणें, 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और ये सातों के लिए पीछे देखें तो एक तो बहुत अच्छा डायग्राम बनाया था, जहाँ मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो पीछे जाके देखिएगा। कास्मिक किरणें आवेशित कण है। कास्मिक किरणें क्या है? आवेशित कण है। कास्मिक किरणें आवेशित कण है जिसमें अधिकतर प्रोटॉन एवं अन्य छोटे परमाणु नाभिक होते हैं जो प्रकाश की गति के बराबर गति से चल रहे होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में टकराने वाले लगभग 90% कास्मिक किरणें हाइड्रोजन नाभिक है, जो लगभग 9% अल्फा कण है। आगे कहा जा रहा है चैसन और मैकमिलन के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा लगभग 1% होता है, सबसे कम। कास्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी परत तक पहुंचते हैं। कास्मिक किरणों की खोज, गौर से सुनिएगा, 1912 में विक्टर हेस ने किया था। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है मात्र एग्जाम में, और वो भी दरोगा में ही पूछा हुआ है। कास्मिक किरणों की खोज 1912 में विक्टर हेस के द्वारा किया गया था। अभी तक मैंने एक बार ही देखा है, अदर एग्जाम में हो सके पूछा गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक कहा जा रहा है कि बीटा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये भी चीज़ माइंड में रखिए, बीटा तरंग के बारे में कहा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो नहीं, बीटा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसमें EM तरंगे भी कहा जाता है, वे तरंगे जो विद्युत क्षेत्र, कहाँ पे? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड एवं चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में कंपन से उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा तरंगे बोलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहा जा रहा है कि बेदोलनशील यानी कंपन करने वाली आवेश और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से निर्मित होती है। कास्मिक किरणें, गौर से सुनिएगा, गामा किरणें, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, जबकि बीटा किरणें रेडियोधर्मी, गौर से सुनिएगा, बीटा किरणें रेडियोधर्मी तत्वों का उत्सर्जी होता है, और बीटा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बीटा किरणें रेडियो एक्टिव जैसे यूरेनियम, थोरियम, इन चीज़ों से निकलते रहता है, इसको बीटा किरण बोलता है। गामा किरण और एक्स किरण के जैसा ये नहीं है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है ही नहीं। आगे कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय विकिरण अनावेशित होता है, यह प्रकाश के वेग से गमन भी करता है। विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है वो अनावेशित होता है, नहीं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, प्रकाश के वेग से ये मूव भी करता है। आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइए ज़रा, मच्छर के पास कौन सा गति होता है? बहुत मूव करता है। जब आप बिजी होते हैं तो बहुत परेशान करता है, काट काट के। उसे पता चल जाता है कि बंदा बिजी हो गया, चलो अब इसको इस पर हमला करो। बुरा नहीं मानिएगा, मैं इधर उधर की ज़्यादा बातें नहीं कर पाता क्योंकि पढ़ाते समय मुझे इतना ज़्यादा चीज़ पढ़ाना इतना कम समय में रहता है कि मैं क्या ही इधर उधर की कुछ भी बातें करूँ, क्या मोटिवेट मैं आपको करूँ। पढ़ाई कर लेंगे तो ज़रूर नौकरी निकल जाएगा, मोटिवेशन से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण अनावेशित होता है और प्रकाश के वेग से गति करता है। बीटा किरणें ऋण आवेशित है, ये भी ध्यान रखिएगा, 1/10 गुना प्रकाश के वेग के गमन करता है, यानी प्रकाश के वेग से 1/10 रफ्तार से जाता है, इसका स्लो है थोड़ा सा। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है, गौर से सुनिए, रेडियो तरंगे होती है, माइक्रोवेव्स होती है, अवरक्त प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्स किरणें, गामा किरणें। इसमें कहीं भी बीटा वीटा आपको नहीं दिखेगा। आगे कहा जा रहा है निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है, जैसे अल्फा किरण, कास्मिक, ध्वनि, पदार्थ तरंग, कैथोड किरण, कैनाल किरण, धनात्मक है, सारी क्या धनात्मक है, और
ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये सब ध्यान रखिएगा। अल्फा किरण, कास्मिक ध्वनि, ये सब विद्युत चुंबकीय नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक कहा जा रहा है, जब एक खगोलीय टेलीस्कोप के अभिदृश्य के द्वारा का व्यास बढ़ाते तब उसकी आवर्धन क्षमता अपरिवर्तित रहती है, पर भेदन क्षमता बढ़ जाती है। आवर्धन क्षमता नहीं बदलता, लेकिन भेदन क्षमता बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। यानी दूर तक के चीज़ को और पास ला कर दिखाएगा, लेकिन उसमें साइज में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता डॉट प्रति इंच द्वारा मापी जाती है, डॉट प्रति इंच द्वारा, जिसको DPI कई कहा जाता है। DPI कई स्याही बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें प्रिंटर एक वर्ग इंच के क्षेत्र में रख सकता है। यह किसी छवि के भौतिक बिंदु घनत्व के संदर्भित करता है। जब इसे वास्तविक भौतिक इकाई के रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो उदाहरण के लिए कागज पर मुद्रित किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है, प्रिंटर गुणवत्ता से प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को शामिल है तापमान और आर्द्रता। प्रिंटर गुणवत्ता के लिए दृष्टतम सीमा जो माना जाता है वो 15 से 28 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें 59 से 82 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर आर्द्रता की बात करें तो 20 से 70% तक के आर्द्रता ये सहन कर सकता है। प्रिंटर का ड्राइवर प्रिंट गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। स्याही या टोनर, प्रयुक्त स्याही या टोनर प्रिंट गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टॉपिक, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता है। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन की बात नहीं हो रही है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए नीला नीला नहीं दिखता है। जब प्रकाश की किसी माध्यम से गुजरती है तो उसका विभिन्न रंगों में बिखराव हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है जैसे बादल का रंग उजला दिखाई पड़ना, आसमान का रंग नीला दिखना, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय लाल दिखना, सूर्य का लाल रंग के कम प्रकीर्णन के कारण सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तेल लगा कागज पारभासक होता है, यानी कि हल्का हल्का उससे प्रकाश पार कर सकता है। नेक्स्ट है 38 का, पारभासक का अर्थ है इसमें अंशतः प्रकाश गमन करता है। प्रकाश के गमन के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जैसे पारदर्शी जिसमें प्रकाश पूर्णतः चला जाता है, अपारदर्शी जिसमें प्रकाश थोड़ा नहीं जाता है, पारभासी में थोड़ा थोड़ा जाता है, अंशतः जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि अपसारी लेंस, अवतल लेंस को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस क्या है तो ऐसा होता है, मैं इमेज दिखा रहा हूँ, ये है अवतल लेंस, इसी को अपसारी बोलते हैं। अप मतलब देखिए अप हो रहा है ना, ऐसे अपसारी लेंस, क्योंकि प्रकाश को ये फैलाता है। प्रकाश इसमें जाने पर क्या होती है, प्रकाश ऐसे फैलती है, ये सब ध्यान रखिएगा, इसलिए अपसारित, फैलाने को अपसारित बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहा जा रहा है कि अवतल लेंस के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, सॉरी यहाँ है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी भी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, वस्तु की दिशा में बनता है। नेक्स्ट कर रहा है वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है अवतल लेंस में, ध्यान रखिएगा। प्रतिबिंब, ये चिन्ह परिपाटी बता रहा है, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, शक्ति ऋणात्मक होती है, यानी सारी चीज़ ऋणात्मक ही आपको दिखा। नेक्स्ट टॉपिक कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में एक ही बिंदु पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी एंगल आई और एंगल आर बराबर हो जाता है आपस में। नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम बात करें तो परावर्तन का नियम सभी परावर्तक सतहों, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण या पॉलिस्टी समतल हर जगह पे लागू हो जाता है। लेंस की शक्ति की इकाई डायप्टर होता है। लेंस की शक्ति P बराबर होता है 1/, फोकस दूरी 1/f, यानी 100/f सेंटीमीटर में यदि निकालना होता है, वैसे मीटर में रहता है मेनली। आगे कहा जा रहा है लेंस की शक्ति SI मात्रक पर मीटर कहेंगे या डायप्टर के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस की शक्ति पॉजिटिव D होता है और अवतल लेंस की निगेटिव होती है। उत्तल उठा हुआ है इसीलिए प्लस है, अवतल धंसा हुआ है इसीलिए माइनस में है। संयुक्त लेंस की बात करें तो 2 लेंसों को एक दूसरे चिपका देने को संयुक्त लेंस कहते हैं। तो इस क्लास में इतना ही करेंगे दोस्त। 41 क्वेश्चन हमने करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन और कराएंगे 2 वीडियो में। जैसे हमने क्वेश्चन सारे करा दिया था उसी तरह मैं थ्योरी भी 2 वीडियो में रखूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर अभी और क्वेश्चन कराएं तो, क्योंकि 91 क्वेश्चन टोटल हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेवा इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कुछ दोस्त मित्र में जरूर शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।